दिखा स्क्रीन? किसी एक कॉल आ रहा है। हेलो। यस हाँ सर, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, कौन? अच्छा ठीक है, उस पर हम बाद में बात करते हैं। तुम अपना डिटेल अपना भेज दो उस पर, रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब, ठीक है ना? ठीक। स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, एक मिनट। इसका दो मेल आया हुआ है, एक ही मेल में दो फाइल है देवता का। एक है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब इसका जो है ना सब्जेक्ट सही रहता है, स्ट्रक्चर प्रोग्राम्स यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस मेथड। इससे पता चलता है कि जो प्रोग्राम इसमें है उसका क्या नेचर है, क्या उसका पर्पस है। पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं उस फोल्डर में। अब क्या करना होगा ना, इसको हमको ट्रांसफर करना होगा। इसको ट्रांसफर करना होगा क्लाउड पे इसको। अभी तो इस फोल्डर में लोकल सिस्टम पे चला गया होगा। क्लाउड वाला जो हमारा है वो ही है। इसका नो मशीन कहाँ गया है? यहाँ ऑप्शन आता है सेंड ए फाइल फ्रॉम द क्लाइंट टू दिस कंप्यूटर। इससे क्या होगा, मेरे लोकल सिस्टम से फाइल जो है ना इस सिस्टम पे आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा ये। जैसे ये होम में गए और एमसीए सेकेंड सेमेस्टर में गए, देवता कुमारी, और इसका लास्ट फाइल जो है ये वाला है जो आज डाउनलोड किए हैं। और यहाँ इसको डालना चाहिए, यहाँ भी इसका फोल्डर बना हुआ होगा है। नाम उसका देख नहीं रहा है, स्लो आ रहा है। चला तो गया ये, लेकिन किसी दूसरे फोल्डर में चला गया होता है, उस फोल्डर में नहीं गया जिसमें से जाना चाहिए था। ये जो टर्मिनल है ना, ये टर्मिनल इस सिस्टम का नहीं है। इंटरनेट लगता है चल नहीं रहा है क्या? चल तो रहा है। इसमें एक फोल्डर होगा पब्लिक नाम का, उसके अंदर वो फाइल चला गया है। तो सीपी पब्लिक के अंदर ये फाइल, इसको ट्रांसफर करना होगा एमसीए सेकेंड सेमेस्टर के अंदर। ऑनलाइन वेब है क्या सर? हैं? ऑनलाइन वेब है हाँ, स्क्रीन? पूरा का पूरा मतलब ये वर्चुअल डेस्कटॉप है, वर्चुअल डेस्कटॉप। समझे? इसको इंस्टॉल करना इसको सीखे हैं अभी हम। और ये जो सर्वर है ना, ये सर्वर कहीं और रखा हुआ है, इंटरनेट पे है। और उसका टर्मिनल या उसका पूरा का पूरा डेस्कटॉप यहाँ आ जाता है। जैसे इसका अपना जो मेनू है ये वाला ये पूरा उसका वहाँ के सर्वर का मेनू है। हम इसको भी कॉन्फ़िगर किए हैं नो मशीन को, और नो मशीन का यूज़ करके वर्चुअल डेस्कटॉप है ना उसको एक्सेस कर लेते हैं लोकल सिस्टम पे। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि लोकल सिस्टम पे जो है ना ज़्यादा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर रखने की जरूरत नहीं है। जो भी मतलब पैकेज है या जो भी फाइल एंड फोल्डर है, सब जो है क्लाउड में रखा हुआ है। और क्लाउड का जो डेस्कटॉप है वो यहाँ से एक्सेसिबल है, तो डायरेक्टली काम वही होता है। यस सर।
अदरवाइज क्या होता है ना कि अब सिस्टम चेंज करने से बार बार प्रॉब्लम होता रहता है। अब जो भी काम करना है क्लाउड में ही कर देना है। लोकल सिस्टम पे बस एक ब्राउजर होना चाहिए बस। आज का जो फाइल इसका है ये वाला है, स्ट्रक्चर प्रोग्राम यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस मेथड। इसको अनजिप कर लेते हैं। हालांकि ये जो क्लाउड है ये थोड़ा स्लो चल रहा है, दूसरे से बात कर रहे हैं अभी, जिसका स्पीड थोड़ा सा फास्ट हो। अब उस सर्वर पे जो है, सर्वर का ये फाइल मैनेजर होगा अभी जो खुलेगा, और यहाँ ये वाला फोल्डर है, इसके अंदर CS0202 है। इसका फिर व्यू करने का तरीका चेंज कर देते हैं, इसको व्यू कर लेते हैं। फोल्डर व्यू मोड यहाँ पे, डिटेल लिस्ट व्यू। इससे क्या होता है कि इसका पूरा टाइम वगैरह सब डिस्प्ले करता रहता है। और इसको मॉडिफाइड वाले सॉर्टिंग कर लिए। इसमें इसका फोल्डर है देवता का, जैसा काफी देर से चल रहा है ना, स्लो हो गया है। हालांकि यहाँ से नेट दिखा रहा है कि चल रहा है। अब आया। या। 13 तारीख की डेट वाला है। एक फाइल ये है और एक फाइल ये है, ये दो फाइल इसका आज का है। ये कोड है इसका। आज तो लग रहा है कि ढंग से लिखा हुआ है सब कुछ। जैसे ये स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे ये कमेंट हो गया। इसको व्यू में जा करके जो है ना रैपिंग कर लेना होगा। लाइन रैपिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर है। अब ये फर्स्ट क्लास है, पहला मतलब ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद फिर इसका ये हेडर फाइल्स हो गया इंक्लूड। फिर ये टाइप डेफ हो गया। हालांकि टाइप डेफ का जो इंडेंट किया हुआ है ये प्रॉपर नहीं लग रहा है। ये एरो की क्यों नहीं काम कर रहा है? इस पे एरो काम ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों।
अच्छा हटाओ इसको, माउस से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये कोड है ना, ये वाला, इसको भी ऐसे लिखना होगा, एक ही इंडेंट में होना चाहिए। हालांकि ये भी यहाँ पे इंडेंट देने की जरूरत है नहीं। देन फंक्शन प्रोटोटाइप, रेक्टेंगल टाइप का पॉइंटर हो गया रेक्टेंगल। देन मेन फंक्शन इंटर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ये कॉलर है। कुछ की इस पे काम करता है, कुछ की काम ही नहीं करता है। ये टोटल हो गया, माइक तो ऑन दिखा ही रहा है। साइज आउट ऑफ रेंज, ट्राई अगेन, ठीक है। इंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ फॉर ईच रेक्टेंगल, ये हर जगह यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है ना, जहाँ पे इनपुट ले रहे हैं वहाँ पे स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है हर जगह पे। और ये हो गया फंक्शन डेफिनेशन, रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाइड बाय रेक्टेंगल का ब्रेथ, एंड देन 2 मल्टीप्लाइड बाय रेक्टेंगल लेंथ प्लस रेक्टेंगल ब्रेथ। अभी को इसको टेस्ट कर लेते हैं, बोलता है कि ये काम कर जाएगा। फाइल का नाम है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ जीसीसी कंपाइल भी हो गया। और ये डॉट आउट, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स मान लो यदि हम 4, तो फर्स्ट के लिए ये लेंथ और ब्रेथ 2 स्पेस 3, सेकेंड के लिए लेंथ और ब्रेथ, देन थर्ड के लिए 6 और 7, फोर्थ के लिए अगेन 2 और 1। सबका आया एरिया नंबर 1, पेरीमीटर नंबर 1, एरिया नंबर 2, पेरीमीटर नंबर 2, ठीक तो है, काम कर रहा है इसे। सेकेंड जो प्रोग्राम इसका है उसका नाम है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। एक मिनट ढूंढ रहा था, एक मिनट।
हेलो। सेकंड जो इसका फाइल है वो ये वाला है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वाला है। ये भी बढ़िया है। टाइप डेफ स्ट्रक्ट फ्लोट एक्स फ्लोट वाई फ्लोट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर था ये वाला, इसमें क्या लिखा हुआ था? लेंथ ब्रेथ एरिया और पेरीमीटर सब इसी में है, ठीक है। फिर ये हो गया फंक्शन पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसमें पॉइंट टाइप का ओरिजिन लिए। ये पॉइंटर जो है ना, इसका नाम ओरिजिन रखना सही नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ से कोई ना कोई पॉइंट पास करेंगे ना। ओरिजिन तो फिक्स है, जिसका कि वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 है, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 है, इसलिए इस पॉइंटर का हम ओरिजिन करना सही नहीं है। जैसे यहाँ भी तुम देखो, यहाँ भी लिखा हुआ है कि पॉइंट टाइप का ओरिजिन। कल भी हम बताए थे कि जो एरे है ना, उस एरे का नाम होना चाहिए प्लूरल, सिंगुलर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रेक्टेंगल टाइप का रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल सिंपल सही नहीं है, इसका नाम होना चाहिए रेक्टेंगल्स, क्योंकि बहुत सारा रेक्टेंगल स्टोर कर रहा है ना, इसमें 100 मैक्सिमम रेक्टेंगल हम स्टोर कर सकते हैं। इस रूल को भी फॉलो करना है उस तरीके से। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट टाइप का ये ओरिजिन जो वर्ड है, ये सही इसलिए नहीं है कि ओरिजिन जो है वो फिक्स पॉइंट है, जिसका कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। और यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो दूसरा पॉइंट है उसका इनपुट लेना चाह रहे हैं, उसका जो डिस्टेंस है ना वो कैलकुलेट करेंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से। तो ये जो ओरिजिन वर्ड है, इस ओरिजिन वर्ड को रिप्लेस कर देना चाहिए पॉइंट्स से। केवल ओरिजिन को रिप्लेस करें तो गड़बड़ हो जाएगा। ओरिजिन से लेकर के और यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट तक इसको फाइंड एंड रिप्लेस कर लेंगे। इसको यहाँ से इसको सर्च करना है और इसको रिप्लेस करना है पॉइंट्स, पॉइंट्स एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन रिप्लेस ऑल इन डॉक्यूमेंट। अब जाके इसका नाम सही हुआ। अब ये पॉइंट टाइप का जो है ना पॉइंट्स हो गया, मतलब ढेर सारा पॉइंट हम डिफाइन कर रहे हैं पॉइंट टाइप का। अब मैक्सिमम 100 पॉइंट्स का पॉसिबिलिटी लेकर हम लोग चल रहे हैं। फिर स्कैनफ में टोटल लिए, टोटल का वैल्यू अगर 0 या उससे कम है और टोटल का वैल्यू अगर 100 से अगर ज़्यादा है तो उस केस में वो आउट ऑफ रेंज क्या कर देगा, ये भी सही है। देन इंटर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का स्पेलिंग जो है ना गलत है, CH नहीं होगा, COORD होता है, COORD, COORD, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट फॉर ईच पॉइंट। फिर वहाँ भी हो जाएगा COO हो जाएगा ये, और यहाँ पर भी जो है ये COO होगा, पॉइंट नंबर दिस। और यहाँ स्लैश एन की ज़रूरत नहीं है, स्पेस से ही काम चल जाएगा यहाँ। देन डिस्टेंस परसेंट ये स्लैश एन, ठीक है। बाकी ये जो पॉइंटर है जो डिफाइन किया हुआ है ना, इस पॉइंटर का नाम जो है, जैसे यहाँ पे ये पॉइंटर डिफाइन किया हुआ है ओरिजिन नाम का, ये सही नाम नहीं है। ये बेसिकली पॉइंट है, ये सिंगल पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे ओरिजिन जो वर्ड है ना, इसको सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बस ऐसे। कहाँ चला गया? इस ओरिजिन को भी क्या करना था, इसको पॉइंट से रिप्लेस करना था, POINT। फिर लास्ट में इस ओरिजिन को भी जो है पॉइंट से रिप्लेस करना है। अब इसको सेव कर लेते हैं, फिर कंपाइल करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन।
टर्मिनल ये आ गया। फाइल का नाम था डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सो जीसीसी SQRT लिखना होगा जीसीसी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन -lm and then /a.out। ईयरफोन लगा लिया क्या सर? क्या ईयरफोन आवाज नहीं आ रहा है क्या? अब साउंड आ रहा है सर। आ रहा है। यस सर, अब पूरा आ रहा है। पहले ही से अभी भी कम ही होगा। नहीं नहीं सर, अब पूरा है। अभी ठीक है। हाँ वो सिस्टम को यस ठिकाना नहीं सर, है कुछ होता है। हमको लगे ईयरफोन यूज किए हैं। नहीं नहीं वही है वही माइक अभी भी है। यस सर। असल में वो जैक वाला जो होता है ना हेडफोन, उसका मतलब साउंड क्वालिटी अच्छा रहता है। ये यूएसबी वाला जो है ये उतना अच्छा नहीं रहता है इसका परफॉर्मेंस। जो यूएसबी का स्पीकर हो गया या यूएसबी का कुछ और भी हो गया, सबका वही कहानी है। आ गया सबका रिजल्ट, सबका डिस्टेंस दिखा दिया। ठीक है, अब प्रोग्राम का जो परफॉर्मेंस है ना सही है। बस थोड़ा सा ये दिक्कत रह गया था इस वाले में भी था वो रेक्टेंगल वाले में, कि एरे का जो नाम था ना वो एरे का नाम प्लूरल नहीं था। वो उसको भी केयर लेना है। आखिर उसके अलावा जो ओरिजिन जो वर्ड अभी यूज किया हुआ था, वो ओरिजिन बेसिकली क्या है, वो एक फिक्स पॉइंट है जिसका कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो हम लोग जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, दूसरे किसी पॉइंट का इनपुट लेकर के तब उसका डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। तो वेरिएबल का नाम ओरिजिन रखना सही नहीं है। ओरिजिन नाम का हम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं जो कि वो 0 0 को रिप्रेजेंट करेगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं तो कोई सा पॉइंट इनपुट कर सकता है, इसलिए वहाँ पे जो है ना पॉइंट ही वर्ड सही होगा। अब ये सही है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसका जो फाइल है इसमें जाना होगा, इस फोल्डर में, मेन फोल्डर में structure.txt। इसको बंद करो। आज हो जाएगा 13 और ये 4 5 6 7वां नंबर पॉइंट है। तो मई 13 2020। पॉइंट नंबर 7। कुछ एप्लीकेशन इसका बंद कर देते हैं, जैसे ये वाला जो फोल्डर खुला हुआ है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। फाइल मैनेजर, इसको फाइल एंड देन क्लोज। बाकी एक ब्राउज़र चलना चाहिए बस। ये एक ब्राउज़र है व्हाट्सएप के लिए और ये एक टर्मिनल हो गया प्रोग्राम रन कराने के लिए, और ये हो गया एडिटर।
फिर भी लगता है काफ़ी स्लो हो गया है ये। एक बार क्या करते हैं ना, इसको पहले लॉग आउट करके फिर लॉग इन करते हैं, तब कहीं ये इम्प्रूव कर जाएगा। एक मिनट रुको। काफ़ी देर से ये चल रहा है ना। इसको पहले लॉग आउट कर लेते हैं, फिर से इसको लॉग इन करते हैं। दोबारा से लॉगिन हो गया। अब इसको थोड़ा इसका इम्प्रूव थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, इसका स्पीड काम करने का। अभी भी उसी को उसी। ये वाला मैसेज आएगा कनेक्टेड का उसके बाद। ये क्या है? हटाओ इससे। अब यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। आज का जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि डायनेमिक मेमोरी लोकेशन डॉक्यूमेंट लाइन रैपिंग करना जरूरी है। मेमोरी एलोकेशन इन स्ट्रक्चर। जैसे वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, मैलोक यूज करते हैं, उसी तरीके से उसी मैलोक को जो है ना हम अगर चाहें तो स्ट्रक्चर में भी यूज कर सकते हैं। द मैलोक फंक्शन can also be used to allocate memory for a variable of any structure type
For this purpose, we need to फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मिनट, वो काफ़ी स्लो हो जा रहा है, इस पर नहीं काम हो पा रहा है। इस कंटेंट को पहले कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ जो है ना, इस पर लिख करके और फिर क्या करेंगे, बाद में कॉपी और पेस्ट कर देंगे वहाँ पर, तो यहाँ फास्ट काम करेगा। ये वर्चुअल वाला सिस्टम जो है उतना इफेक्टिव नहीं है अभी। इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ डॉक्यूमेंट के अंदर लाइन रैपिंग किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। The malloc function can also be used to allocate memory for a variable of any structure type. For this purpose, we need to first of all define a pointer of a structure type. Then, using that pointer, we can allocate memory as per the runtime requirement of the program. इसका स्टेप जो है, स्टेप वही है, सबसे पहले क्या करना है कि स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, फिर उसका पॉइंटर डिफाइन करना है, और उसके बाद फिर यूजर्स इनपुट लेना है कि कितने वेरिएबल्स से कितने वैल्यूज को स्टोर करना है, और फिर उसके लिए फिर बाद में क्या करना है, मैलोक कर लेना है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सपोज वी आर having a structure like below. कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं स्ट्रक्चर का, जैसे टाइप डेफ स्ट्रक्ट एंड देन, अब यहीं पे जैसे लेते हैं, मान लो कि एम्प्लॉय कोड, देन कैर नेम, फ्लोट सैलरी, देन फ्लोट DA, फ्लोट HRA, फ्लोट डिडक्शन, एंड देन फ्लोट टोटल सैलरी। ये जो कंपोनेंट है ना सिंपल सैलरी वाला, इसको क्या करना होगा, इसको करना होगा बेसिक सैलरी। ये हम लोग का क्या स्ट्रक्चर हो गया। तो इसका नाम दे देंगे, इस मान लो इसका नाम कर दिए एम्प्लॉय टाइप। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि नाउ आफ्टर दिस वी नीड टू define a pointer of this structure type.
इसको नो डिफाइन कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे। तो हम लोग का जो टाइप है उसका नाम है एम्प्लॉय टाइप। तो एम्प्लॉय टाइप का एक पॉइंटर डिफाइन कर लिए। चूँकि उस पॉइंटर में बहुत सारे एम्प्लॉय को स्टोर करना है तो क्या करेंगे ना, उसका नाम प्लूरल कर लेंगे। देखिए पॉइंटर, और इसका नाम देते हैं एम्प्लॉयज। सिंगल एम्प्लॉय नहीं होगा, इसका नाम करते हैं एम्प्लॉयज। तो ये एम्प्लॉयज नाम का जो पॉइंटर है ना, ये बेसिकली एरे का बेस एड्रेस होगा, इसीलिए इसका नाम प्लूरल लिया गया है यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है कि यूजर्स इनपुट लेना है कि टोटल कितने एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट है। देयर आफ्टर we can take input total number of employees to be stored from the user। यूजर से क्या करेंगे हम लोग, उसमें एक प्रिंटफ लगा देंगे कि प्रिंटफ इंटर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। फिर इसको किसी वेरिएबल में स्कैन कर लेंगे। स्कैन एफ परसेंट डी, सपोज जो वेरिएबल है उसका नाम है टोटल एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉयज, ये हो गया वेरिएबल का नाम। तो जितना हमारे पास वैल्यू आया इस टोटल एम्प्लॉयज में, इसके लिए क्या करना है, मेमोरी एलोकेट करना है। नाउ यूजिंग द malloc function we can allocate memory for total employees as follows। कैसे लिखना होगा, इसका लिखने का तरीका यह होगा कि पहले देंगे पॉइंटर का नाम। तो पॉइंटर का नाम हमारा है एम्प्लॉयज, इक्वल टू, फिर जो स्ट्रक्चर है उसका नाम। तो स्ट्रक्चर का नाम है एम्प्लॉय टाइप, स्टार। स्टार इसलिए कि वो टाइप कास्ट करने के लिए। देन मैलोक, एंड देन कितना बाइट हमें चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे ना कि टोटल एम्प्लॉइज वाला जो वेरिएबल है, दैट वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय, एंड देन साइज ऑफ एक सिंगल एम्प्लॉय। सिंगल एम्प्लॉय के लिए तो कोई वेरिएबल हमारे पास है नहीं, तो इस साइज ऑफ में क्या करेंगे कि एम्प्लॉय टाइप को ही पास कर देंगे यहाँ से, एम्प्लॉय टाइप लाइक दिस। तो ये मैलोक क्या करेगा कि ये जो हमारा टाइप है ना, इसके लिए जितना जगह चाहिए उतना बाइट्स को मल्टीप्लाई करेगा टोटल एम्प्लॉइज से। अब तब जो स्पेस होगा उसको एलोकेट करके, और उसका जो बेस एड्रेस है वो बेस एड्रेस इस पॉइंटर में आ जाएगा। फिर क्या करना है, इसको चेक कर लेना है कि ये जो पॉइंटर हमारे पास है ना, ये नल का नल रह गया या फिर इसमें कोई वैल्यू आया। तो स्टार्टिंग में पहले इसको नल से स्टार्ट कर लेंगे। अब यहाँ चेक करेंगे, इफ एम्प्लॉइज डबल इक्वल टू नल, तो इस केस में printf unable to allocate memory for %d employees। और ये जो %d हमारा है ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल एम्प्लॉयज को, कि जितना हमने रिक्वेस्ट किया उतना के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाया।
एंड देन वी कैन स्टॉप द प्रोग्राम, एग्जिट एंड 1 या 2 जो भी पास करना है वो है। अब इसके बाद किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को अगर एक्सेस करना है तो एक एम्प्लॉय के पास कई सारे कंपोनेंट है, उसका कोड है, उसका नेम है, उसका बेसिक सैलरी है, डीए है, एचआरए है, डिडक्शन है एंड सो ऑन। हर कंपोनेंट को हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दिस पॉइंटर। नाउ we can access the components of our structure using employees pointer as follows। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो अगर लिखा हुआ है एम्प्लॉयज +0, तो ये क्या हो गया, दिस इज द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉय। ये जो है दिस इज एड्रेस ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉय, जो पहला एम्प्लॉय है उसका ये एड्रेस हो गया। अब इस एड्रेस के बेसिस पे क्योंकि ये पॉइंटर है तो इससे फिर उसके कंपोनेंट को हम लोग एक्सेस कर देते हैं कि एम्प्लॉय +0 एंड देन एरो की, एरो पर लगाएंगे और यहाँ अगर लिखते हैं कोड, जो कोड हमारा जो है कंपोनेंट है यहाँ पे डिफाइन किया हुआ इस स्ट्रक्चर का, तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा कि दिस इज द कोड ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉय। लाइकवाइज एम्प्लॉय +0 एरो नेम, so this is name of first employee। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि पहला जो कोड ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉय है ना, ये क्या है कि दिस इज ए वैल्यू, लेकिन ये नेम जो है दिस इज नॉट वैल्यू, दिस इज ए पॉइंटर। वो इसलिए कि नेम यहाँ फिर से एक एरे है, मतलब क्या हो रहा है ना कि एरे विद इन एरे, एरे विद इन एरे वाला सिस्टम लगा रहे हैं। ये जो है अपने आप में एक एरे है एम्प्लॉयज, और उसके अंदर ये जो कंपोनेंट है जिसका नाम नेम है ये फिर से एक एरे है। तो सिंपल अगर नेम लिखते हैं दैट मीन्स कि वी आर पॉइंटिंग टू द बेस एड्रेस ऑफ दिस एड्रेस, दिस एरे। इसलिए यहाँ पे जब ऐसे लिख रहे हैं हम लोग कि एम्प्लॉय +0 एरो नेम, दैट मीन्स कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि नेम नाम का जो एरे है ना उसके एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। सिमिलरली ऐसा हम लिख सकते हैं कि एम्प्लॉय +0 एंड देन बेसिक सैलरी, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, तो ये हो जाएगा कि बेसिक सैलरी ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉय। ये भी जो है एक वैल्यू ही होगा। तो इस सिस्टम का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट एम्प्लॉयज का जो अलग अलग कंपोनेंट्स है ना उसमें इनपुट ले सकते हैं यूजिंग this type of syntax। We can take input of various employees। इसको क्या करना है ना, इस सिस्टम को यूज करना है। दूसरा एक और ये हम बताना चाह रहे हैं, 8वां नंबर पॉइंट, नेस्टेड स्ट्रक्चर। ये भी काफ़ी यूज होता है। इसका मतलब होता है कि स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर,
this is also a very common situation, and it is just like nested if else statement or nested looping statement. So here one variable of one structure is used as a component of another structure. STRU structure. It is, for example, a circle is having two basic attributes: its center and its radius. किसी भी सर्किल के पास जो है ना सेंटर जरूर होगा, एंड द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज ए पॉइंट. क्योंकि सेंटर क्या है, उसके पास दो चीज होगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट है. सिमिलरली an employee or a student can have क्या, is having date of birth, and this date of birth is a variable of date type स्ट्रक्चर. इस तरह का जो है ना बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है. STRU जैसे अभी दिखाते हैं लिख करके. मान लो जैसे सर्किल वाला केस अगर है तो उसमें क्या करेंगे, पहले एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे जो पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा. तो यहाँ लिखेंगे कि टाइप डेफ स्ट्रक्ट, देन कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर इंट एक्स, इंट वाई. हालांकि इसको इंट रखना ठीक नहीं है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो तो फ्रैक्शन में भी जा सकता है ना. तो फ्लोट एक्स कर दो इसको, और इसको कर लो फ्लोट वाई. और इसका नाम कर देंगे पॉइंट टाइप. तो ये पॉइंट टाइप का एक स्ट्रक्चर बन गया. अब दूसरा जो स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे सर्किल के लिए उसको ऐसे लिखेंगे कि टाइप डेफ स्ट्रक्ट और इसके अंदर पहला जो कंपोनेंट होगा जो इसका सर्किल का सेंटर होगा उसको ऐसे लिखेंगे कि पॉइंट टाइप एंड देन सेंटर. तो क्या होगा, तो कर लैपटॉप है, कर लो उसमें, तो रहने दो, बाद में कर, छोड़ दो, छोड़ दो.
point type center, and then float radius. अब यहाँ पे ये देखना है ना कि ये पहला जो स्ट्रक्चर है जो पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका भी नाम देना होगा। इसका नाम कर लेते हैं सर्किल टाइप। तो दो स्ट्रक्चर हमारे पास है। फर्स्ट स्ट्रक्चर ये वाला है जिसका नाम है पॉइंट टाइप। इसमें दो कंपोनेंट है, एक एक्स नाम का, एक वाई नाम का। सेकेंड जो स्ट्रक्चर है जिसका नाम है सर्किल टाइप, उसका पहला जो कंपोनेंट है ना वो पॉइंट टाइप का एक पॉइंट है जिसका नाम सेंटर है, और दूसरा कंपोनेंट उसका रेडियस है। अब अगर बाद में लिखते हैं कि सर्किल टाइप स्पेस C1 C2, तो नेचुरल है कि C1 को जब डिफाइन करने की बात होगी तो C1 का बताना पड़ेगा कि सेंटर कहाँ है, और C1 का बताना पड़ेगा कि उसका रेडियस का वैल्यू क्या है। लेकिन जो सेंटर होगा ना वो तो अपने आप में एक पॉइंट होगा, तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे? उसको एक्सेस करने का तरीका ये होगा कि ऐसे लिखेंगे कि C1 डॉट सेंटर डॉट एक्स इक्वल टू मान लो लीजिए 4। फिर अगर लिखते हैं कि C1 डॉट सेंटर डॉट y इक्वल टू 5, एंड देन C1 डॉट रेडियस इक्वल टू 10। तो इस केस में C1 नाम का जो सेंटर है, मतलब रेडियस, ये सर्किल है, उसका सेंटर हो गया 4 और 5 पे, और उसका रेडियस का वैल्यू जो है वो 10 हो गया। हेयर द सेंटर ऑफ द सर्किल C1 is at point 4,5 and its radius is 10, ऐसे डिफाइन किया हुआ है। हम लोग चाहते तो उसको ऐसे भी कर सकते थे कि पहले एक पॉइंट डिफाइन करते, ठीक है, और उस पॉइंट में सेट कर लेते x और y के वैल्यू को, और फिर उस पॉइंट को डायरेक्टली जो है ना यहाँ पे एक्सेस असाइन कर लेते, तब भी हम लोग का काम हो सकता था। लेकिन दोनों तरीका सही है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ है कि 2 बार डॉट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि C1 जो है वो आउटर ऑब्जेक्ट है और सेंटर जो है वो इनर ऑब्जेक्ट है, और x जो है वो उसका कंपोनेंट हो गया इनर ऑब्जेक्ट का। ये जो सिस्टम है ना इसको बोलते हैं एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है कि कंपोनेंट स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। यहाँ लिख देते हैं कि दिस टाइप ऑफ structure is an example of aggregation. Aggregation, ये जो है काफ़ी कॉमन सिचुएशन है। एग्रीगेशन का जो है बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे जहाँ कहीं भी जो रिलेशनशिप है ना वो होता है ए पार्ट ऑफ एग्रीगेशन is an example of a, इसको ऐसे लिखते हैं, a part of relationship between two or more entities. TIES. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कीबोर्ड इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सिमिलरली माउस इज ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर।
then CPU is a part of computer. Then monitor is a part of कंप्यूटर। तो यहाँ पे ये क्या है ना कि कंपोनेंट हो गया, मतलब कंप्यूटर हमारा जो है वो आउटर ऑब्जेक्ट हो गया, और कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर ये सब जो है हमारा इनर ऑब्जेक्ट हो गया। तो जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करेंगे, उस स्ट्रक्चर के अंदर जो पहला कंपोनेंट होगा वो कीबोर्ड टाइप का होगा, दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो माउस टाइप का होगा, तीसरा कंपोनेंट जो होगा वो सीपीयू टाइप का होगा, चौथा कंपोनेंट जो होगा वो मॉनिटर टाइप का होगा। फिर जैसे ये कीबोर्ड है तो ये भी अपने आप में एक स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ कीज, उसके अंदर बहुत सारे की है। तो कीबोर्ड भी हम जो है एक हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया। लाइकवाइज ये माउस, ये भी एक अपने आप में एक स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि माउस के पास ढेर सारा बटन है। सीपीयू है तो उसके अंदर भी ढेर सारा कंपोनेंट है। मॉनिटर है उसके अंदर भी ढेर सारा कंपोनेंट है। तो ये कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट ऐसे बनते चला जाता है। इसको हम लोग ऐसे ही विजुअलाइज कर सकते हैं कि जैसे हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है वो बेसिकली मेन फंक्शन होता है, लेकिन मेन फंक्शन के अंदर फिर दूसरे फंक्शन को यूज़ करते हैं, फिर उस दूसरे फंक्शन के अंदर हम फिर तीसरे फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो मेन फंक्शन है दैट इज़ द आउटर मोस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, उसके अंदर का दूसरा जो फंक्शन है वो उसका इंटरनल कंपोनेंट हो गया, फिर उसका फंक्शन के अंदर का जो बॉडी है वो उसका अपना इंटरनल कंपोनेंट हो गया। तो ये जो एग्जाम्पल है ना, ये काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल है इस तरह का। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग कि मान लो कि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है एम्प्लॉय के लिए, और एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ अगर स्टोर करना है तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले कि टाइप डेफ स्ट्रक्ट एंड देन int day, then int month, int year, और ये जो बना स्ट्रक्चर इसका नाम दे दिया हमने डेट टाइप। अब इस डेट टाइप को जो है दूसरे किसी भी स्ट्रक्चर में हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना था ऊपर में, ये वाला एम्प्लॉय वाला, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को हम फिर से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर दूसरा स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेते हैं मान लो स्टूडेंट के लिए, ताकि उसमें कन्फ्यूजन नहीं हो। तो अब क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे कि टाइप डेफ स्ट्रक्ट। अब इसका मान लो जो स्टूडेंट है उसका अपना रोल नंबर है, तो इंटीरियर टाइप का रोल नंबर हो गया। उसका फिर नेम है तो कैरेक्टर टाइप का एक नेम हो गया, 50 कर लेते हैं या 51, ताकि मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। फिर उसका डेट ऑफ बर्थ अगर स्टोर करना है तो यहाँ लिखेंगे कि डेट टाइप का DOB, और बाकी उसका अपना जो कंपोनेंट्स वगैरह है। ये जो डिस्प्ले हो रहा है ना, इस कारण से भी लग रहा है कि स्लो हो जा रहा है ये। यहाँ पर एक ही स्पेल कैरेक्टर लगा हुआ है। सिंबल वाले को कैसे बंद किया, इसको राइट क्लिक करते हैं, सिंबल है डॉक्यूमेंट्स, इसको हाइड करने का कोई उपाय नहीं दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा हो गया, जिसमें कि एक रोल नंबर है, एक नेम है, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ है, बाकी फिर हम चाहें तो उसका मार्क्स स्टोर कर सकते हैं, और फिर कैरेक्टर टाइप का ग्रेड उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसका जो नाम होगा वो नाम हो जाएगा स्टूडेंट टाइप, क्योंकि स्टूडेंट के टाइप को ये रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद मान लो हम कोई एक एरे बनाते हैं, स्टूडेंट टाइप पॉइंटर
स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स जो है ये एक पॉइंटर है, लेकिन इस पॉइंटर का यूज़ कैसे करना है? इसका यूज़ करना है मल्टीपल स्टूडेंट्स को स्टोर करने के लिए। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि स्टूडेंट्स इक्वल टू एंड देन स्टूडेंट टाइप स्टार, देन मैलॉक, एंड सपोज हमारे पास मान लो 5 स्टूडेंट्स को स्टोर करना है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ स्टूडेंट टाइप। दो बार बंद हो गया, एक बार और बंद होना चाहिए 3 बार, तभी मैलॉक तक पहुँच जाएगा। तो अब यहाँ ये हो गया, एक कर्ली ब्रैकेट है मैलॉक का और एक कर्ली ब्रैकेट है साइज ऑफ के लिए और एक है स्टूडेंट टाइप के लिए, ठीक है। तो अब ये हमारा एक तरह का एक एरे बन गया। इस एरे में 5 एलिमेंट हैं, पांचों एलिमेंट जो है ना इस इंडिविजुअल स्टूडेंट को ये पॉइंट करता है। इसके बाद अगर हम यहाँ लिखते हैं कि स्टूडेंट्स प्लस 0 एरो रोल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज रोल नंबर ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। जो कि एक वैल्यू होगा। फिर स्टूडेंट्स प्लस 1 0 एरो नेम, so this is name of first student। likewise students plus 0 एरो। अब जब लिखेंगे DOB, तो DOB भी क्या है ना, वो अपने आप में एक स्ट्रक्चर है। इसके पास 3 कंपोनेंट है, एक डे है, एक मंथ है और एक ईयर है। तो अब यहाँ ये ध्यान देना है कि ये जो DOB है दिस इज नॉट ए पॉइंटर। ये स्टूडेंट्स हमारा पॉइंटर था इसलिए यहाँ पे एरो लगा हुआ है, लेकिन ये DOB तो पॉइंटर नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे फिर डॉट लगाएंगे कि DOB डॉट डे। एक डे है, एक मंथ, एक ईयर है, इक्वल टू, जैसे मान लो यहाँ दे दिया 4। देन इसी को पहले कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार उसको लिखना नहीं पड़ेगा। मंथ के लिए और ये ईयर के लिए। तो नेक्स्ट कंपोनेंट मान लो मंथ का है और उसके बाद का जो कंपोनेंट है वो हमारा ईयर का है। मंथ इसका बाय द वे अगर 2 है और ईयर जो है वो 2001 है। तो ये जो सिंटैक्स है ना, इसमें एरो भी लगा हुआ है, डॉट भी लगा हुआ है। एरो इसलिए लगा हुआ है कि स्टूडेंट्स जो है वो एक पॉइंटर है, तो उस लोकेशन का फर्स्ट कंपोनेंट अब उसका DOB वाला कंपोनेंट। फिर DOB चूँकि अपने आप में एक सिंपल वेरिएबल है, इसलिए DOB डॉट डे, DOB डॉट मंथ, DOB डॉट ईयर ऐसे करके मेंशन कर सकते हैं। बाकी ये मार्क्स है, ग्रेड है, इसके लिए तो ये कुछ नहीं है, जैसे ऊपर लिखे हैं उस तरीके से इसको मेंशन कर लेना है। ये स्टूडेंट्स 0 डॉट रोल नंबर, ये रिप्रेजेंट करेगा। मान रोल नंबर नहीं देकर यहाँ पे देते हैं मार्क्स इक्वल टू 67, तो उसका मार्क्स हो गया 67। तो क्या करना है कि अब जो प्रोग्राम बनाना है अभी भी बनेगा वो एरे ऑफ स्ट्रक्चर पे ही, लेकिन अब उसमें एरे नहीं यूज करके हम लोग क्या करेंगे, मैलॉक यूज करेंगे। और मैलॉक यूज करने के बाद पॉइंटर के थ्रू उसके कंपोनेंट्स को एक्सेस करके तब फिर अपना काम करेंगे। अंतर इतना ही होगा। और जिस मोमेंट में हम एरे डिफाइन, ये स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, उस मोमेंट में कोशिश करेंगे कि स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाए। जैसे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल था, डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल है या फिर ये सर्किल का एग्जाम्पल है। उस तरीके से और भी सुविधा है, जैसे मान लो कि वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर है उसको हमने लोकेट कर लिया,
तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर जो होगा वो भी अपने आप में पॉइंट होगा। फिर रेक्टेंगल का जो राइट बॉटम कॉर्नर है, जैसे मान लो ये हमारा एक रेक्टेंगुलर एरिया है, ये डिस्प्ले एरिया। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रेक्टेंगल, कोई भी रेक्टेंगल कहाँ से कहाँ तक जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, उसके लिए उसका दो कॉर्नर पकड़ते हैं। एक ये वाला कॉर्नर जिसको बोलते हैं लेफ्ट टॉप कॉर्नर, और एक ये वाला कॉर्नर जिसको बोलते हैं राइट बॉटम कॉर्नर। तो कॉर्नर ज्योमेट्री में जो है ना, उस दोनों को पकड़ लेंगे पॉइंट को, अगर लेफ्ट टॉप और राइट बॉटम को, तो ये पता चल जाएगा ना कि उस रेक्टेंगल का लेंथ कितना है और उसका हाइट कितना है, फिर उसका जो एरिया है उस एरिया को हम निकाल भी सकते हैं कि कितना एरिया वो ऑक्यूपाई कर रहा है, या फिर कितना उसका पेरीमीटर है, उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह का जो है ना एक दो एग्जाम्पल बना के देख लेना होगा, तब ये क्लियर हो जाएगा। इसी के बेसिस पे क्या हम कर रहे हैं कि एक या दो प्रोग्राम बनाने के लिए दे रहे हैं। इसके पहले जो टास्क था उसका नाम क्या था, ये 12 का रेट में था। अब इसको कर लेंगे 13। पहला एग्जाम्पल वही लेते हैं, ये सर्किल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन सर्किल से बेहतर क्या होगा ना, ये जो भी हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं रेक्टेंगल वाला, उसका डिफाइन ए स्ट्रक्चर टू represent a rectangle is represented by 2 points. लेफ्ट टॉप, लेफ्ट इसको बोलते हैं, या फिर लेफ्ट टॉप एंड राइट बॉटम। तो नेचुरली है कि यहाँ क्या करना होगा ना कि पहले एक पॉइंट डिफाइन करना होगा। उस पॉइंट टाइप का 4 कंपोनेंट होगा रेक्टेंगल के अंदर। एक कंपोनेंट का नाम होगा लेफ्ट, दूसरे का नाम होगा टॉप, फिर होगा राइट और फिर होगा बॉटम। ये ऐसे बनेगा कुछ। पहले क्या करना होगा कि here first of all we need to define a structure to represent a point. Then inside the structure of rectangle there should be 4 components, namely फोर कंपोनेंट नहीं, 2 ही कंपोनेंट होगा। टू कंपोनेंट्स। चल रहा है ना, ये भी चल ही रहा है। There should be 2 components, namely left top and right bottom। मतलब ये लेफ्ट टॉप जो है ना, ये भी अपने आप में एक पॉइंट होगा। इसका अपना एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा।
और ये राइट बॉटम जो है ये भी अपने आप में पॉइंट होगा, इसका अपना एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का यूज़ करके क्या करना है कि उसका लेंथ कितना है और उसका ब्रेथ कितना है उसको निकाल लेना है। There should be two components, namely left top and right bottom of point type. Then using x and y coordinates of these 2 points, we can calculate the length and breadth of the circle, of the rectangle. इसका मैसेज है अस्लोक का ही क्या है बचाना हुआ रिजल्ट के लिए भरा हुआ है। Calculate the length and breadth of the rectangle. Now using the value of length and breadth, the area and perimeter of rectangle can be calculated, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया सर। क्वेश्चन में बड़ा हो गया, उसको एक्सप्लेन कैसे कैसे करना है, इसलिए बड़ा हो गया है। यूजिंग दिस स्ट्रक्चर store in rectangles and then display the position as well as area and perimeter of all these rectangles. The value of n should be taken input from the user and it represents total number of rectangles. एक ही क्वेश्चन रहने देते हैं, इसी में सब कुछ यूज कर लेना है, ठीक है। और यहीं पे है कि ट्राई ठीक है सर। टू यूज फंक्शन फॉर कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना है कि फंक्शन डिफाइन करके तब काम करना है। मतलब इसमें है कि एरे ये जो है स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर भी हो गया, उसके अलावा मैलोक भी होगा इसमें और उसके अलावा फंक्शन भी होगा। तीनों चीज जो है ना इसमें यूज करना है एक साथ। तो प्रोग्राम तो एक ही है, लेकिन उसमें अभी तक जितना हम लोग सीखे हैं सारा चीज उसको यूज कर लेना है। इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फिर ये जो इस यहाँ जा करके इसको पहले मिटा देते हैं। सर हम लोग का रिजल्ट कब आएगा?
तुम लोग का भी थोड़ा आएगा, ये लोग का आ रहा है पहले वाले का। 4 सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ था? यस सर। सर उन लोगों का आएगा। सर उनको लगा ये कल आ जाने के। हाँ बोलो ना। सर इसमें डेटा ज्यादा लगता है क्या? मतलब हाँ डेटा इसमें ज्यादा रहता है तभी कनेक्ट होता है। कनेक्ट ही एक ही डेली 1 बजे से मेरा कनेक्ट ही नहीं हो पाता है। स्पीड कभी स्पीड कभी का होता इशू है है। स्पीड ज्यादा रहना चाहिए। स्पीड तो स्पीड जो बहुत है ना कोशिश वो की, नहीं हुआ आज फिर स्पीड कम रहा अभी होगा हुआ। नेट का। नेट का स्पीड मैटर करता है कि वो स्पीड कितना है। इसको अपलोड कर देंगे अभी। बहुत ज्यादा कम होगा नेटवर्क। अपलोड कर बहुत ज्यादा कम होगा सर, मेरी स्लो तरफ हो भी तो जाएगा बहुत नेट ज्यादा। ज्यादा स्पीड नहीं है। हाँ वही ना, स्पीड पे डिपेंड करता है। स्पीड अगर बढ़िया होगा तभी ये काम करेगा, ऐसा नहीं तो फिर काम नहीं करता है। जैसे यहाँ मेरे पास भी जो है ना अभी स्पीड काफ़ी अच्छा है, फिर भी यहाँ दिखाता रहता है कि आपका स्पीड कम है। यहाँ देखो, यहाँ दिखा रहा है ना कि स्पीड कम, यहाँ लिखा है कि इट लुक्स लाइक योर इंटरनेट कनेक्शन इज वेरी अनस्टेबल, जबकि स्पीड काफ़ी अच्छा है अभी यहाँ। यस सर। तो इसका प्रॉब्लम है, लेकिन वही है कि वो मतलब 2 Mbps 3 Mbps के आसपास अगर स्पीड रहता है ना तब ये प्रॉपरली काम करता है। हालांकि मेरा जो कनेक्शन है वो 10 Mbps का कनेक्शन है, तो वो एवरेज है उसमें 9 Mbps के आसपास स्पीड रहता है। फिर भी ये वार्निंग कभी कभी देता रहता है, कभी सही चलता है कभी वार्निंग देता रहता है। तो नेटवर्क इंटरनेट के स्पीड का इशू है इसमें, थोड़ा स्पीड इसका फास्ट चाहिए। ऐसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में या जहाँ स्क्रीन शेयरिंग करते हैं ना वहाँ पे स्पीड तो चाहिए ही चाहिए, तभी ना प्रॉपरली काम कर पाएगा। क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग में क्या यस होता है, सर। पूरा पूरा वीडियो जाता है। स्क्रीन पर हम जो कुछ लिख रहे हैं वो सारा चीज़ वहाँ ट्रांसफर हो रहा है देन एंड देयर। तो नेचुरल है कि वहाँ पे वो कम स्पीड में काम नहीं हो पाएगा। स्क्रीन शेयरिंग अगर नहीं करेंगे ना, केवल वॉइस से काम करेंगे, तब फिर वो कम स्पीड में काम हो जाएगा। लेकिन फिर उस स्पीड में उस केस में फिर काम नहीं हो पाएगा अच्छे से बिना स्क्रीन शेयरिंग का। ग्रुप में कर देंगे सर वीडियो शेयर। हाँ वो तो हम डाल नहीं देते हैं, आज भी डाल देंगे। ठीक है, उसको स्टॉप करते हैं अभी, यस सर। कल मिलते हैं फिर।